हमने वो मजबूरी को स्टेटस सिंबल बना लिया। हम फ्रिज में पानी ठंडा करके फिर पीते हैं। परिणाम ये है कि यूरोप के लोग जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, जब उनके यहाँ सर्दी के दिन होते हैं, जैसे दिसंबर से लेके नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, उतने दिनों में हर यूरोपियन नागरिक सवेरे सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाएगा तो 2-2 घंटे तक बाहर ही नहीं आएगा। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे टॉयलेट में 2 घंटे, तो कहते न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे हम। क्यों पढ़ रहे थे? स्टूल साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता। क्यों? कब्जियत हो गई। कब्जियत किससे होती है? ठंडे पानी से। तो 2-2 घंटे बैठे रहते हैं कमोड पर, जोर लगाते हैं फिर भी नहीं आती। कभी कभी गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, तो भी नहीं आती। और वो जब बहुत कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो जाते हैं ना, 2-2 दिन 3-3 दिन उनको संडास नहीं होती, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर उनको कहता भाई पानी गर्म करके पियो, तो वो फिर गर्म पानी पीना शुरू करते हैं। 1 दिन में ही बदल जाता है, स्टूल बहुत अच्छे से पास होने लगता है। तो वो तो फ्रिज का पानी पीते नहीं कभी, लेकिन पीते हैं तो कुछ मजबूरी है। हमने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया। तो जितने घरों में फ्रिज का पानी पिया जाता है, उन घरों में अब यूरोप जैसा ही सिस्टम आ गया। मैंने देखा अब हिंदुस्तानी घरों में भी कमोड सीट बनाते हैं। क्यों? इंडियन स्टाइल का क्यों छोड़ दिया? अब इंडियन स्टाइल के पॉट पे 5 ही मिनट बैठ सकते हैं, इनको 2-2 घंटे बैठने का है, तो कमोड सीट बनाते हैं। ये है टेक्नोलॉजी का अंतर। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लाई, उसमें इतने परेशान है कि उनकी हालत खराब। अब यूरोपियन और अमेरिकन कोई व्यक्ति आपको मिले, आप उनके पास में नहीं बैठ सकते। क्यों? बहुत बदबू आती है। इतनी बदबू आएगी कि कोई अमेरिकन अगर आपके पास नजदीक में मुंह करके बात करने लगे, आप मुंह बंद कर लेंगे, नाक बंद कर लेंगे, मुंह से बदबू ही बदबू आएगी। कारण क्या है? पेट साफ नहीं है तो मुंह से बदबू आने वाली। अब पेट साफ नहीं तो मुंह से बदबू आ रही है, तो उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। हर 15 मिनट पे माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते हैं। और माउथ फ्रेशनर सभी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, तो वो सब केमिकल शरीर में जाते हैं और जिंदगी नरक हो जाती है। बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन के पास में आप बैठ जाओ ना, तो पसीने की भी बदबू आती है, और उस पसीने की बदबू को कंट्रोल करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं। डिओडोरेंट स्प्रे करना, माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं है। लेकिन हम मूर्खों ने उसकी नकल कर करके अपने देश में भी डिओडोरेंट लाया और माउथ फ्रेशनर लाया। हमको सांस में बदबू इतनी नहीं आती है, लेकिन फिर भी माउथ फ्रेशनर करते रहते, नकल कर करके, और वही केमिकल शरीर में जाते हैं जिनके साइड इफेक्ट हमारे जिंदगी में रोज आते हैं। ऐसे डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, स्किन रफ हो जाती है, बहुत रफनेस बढ़ जाए तो एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा हो जाए तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। डॉक्टर कहता भाई आप चाहे जितना खर्च करो, ये ठीक होने वाला नहीं। ये टेक्नोलॉजी का अंतर है। मैं आपको फिर वही बात समझाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से आती है, स्टेटस सिंबल नहीं होती कभी। हम भारतवासियों ने क्या किया कि यूरोप और अमेरिका की जरूरत के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी बनी, उसको हमने स्टेटस सिंबल मान लिया, और यही हमारी गलती है। अब एक आखिरी छोटी सी बात, यूरोप की टेक्नोलॉजी कैसी है, एक और उदाहरण देता हूं मेडिसिन के फील्ड में। मैंने आपको कहा ना यूरोप में ठंड बहुत है, जहां ठंड बहुत है वहां सूर्य प्रकाश कम है, जहां सूर्य प्रकाश कम है वहां वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सबसे ज्यादा होता है। ये जो सूर्य की धूप है ना, ये सब तरह के वायरस को मारने की ताकत रखती है। चिलचिलाती धूप में 350 किस्म के वायरस सेकंड्स में मर जाते हैं, लेकिन वही सब वायरस यूरोप में हमेशा जिंदा रहते हैं क्योंकि धूप नहीं है। तो वहां वायरल डिसीजेस बहुत होती है। यूरोप में सभी नागरिकों को मैक्सिमम डिसीज जो है ना, वायरल और बैक्टीरियल डिसीज है। उनकी जिंदगी की लिस्ट बनाओ बीमारियों की, तो 90% बीमारियां उनके यहाँ वायरल और बैक्टीरियल है। और वायरल और बैक्टीरियल डिसीज जो है ना, इन्फेक्टेड होती हैं, इन्फेक्शस होती हैं। माने एक को हुई तो पूरे घर में सबको हो गई, 2 को हुई तो पूरे मोहल्ले को हो जाएगी, गांव में किसी एक को हो गई तो पूरे गांव को हो जाएगी।
तो पता है उनकी मजबूरी क्या है कि एक छोटी सी भी वायरल डिसीज यूरोप में किसी नागरिक को आ जाए तो वहां की सरकार परेशान हो जाती है कि कहीं सब नागरिक इसके परेशानी में ना आए, तो वो मास वैक्सीनेशन कराते हैं। सबका मास वैक्सीनेशन समझते हैं, सबको टीके लगाते हैं, सबको, किसी को छोड़ते नहीं, छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी, सबको मास वैक्सीनेशन करते हैं। यूरोप में एक वायरस घूम गया अभी 2-3 साल पहले, जिसके कारण एक बीमारी आती है हेपेटाइटिस बी। ये वायरस जो है ना पानी में बहुत रहता है और ठंडे पानी में बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई कर जाता है। तो यूरोप में ठंडा पानी बहुत होता है, तो ये वायरस फैल गया। तो यूरोप के ज्यादातर नागरिकों को ये बीमारी आई हेपेटाइटिस बी, और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि ये लीवर को प्रभावित करता है वायरस, और लीवर ज्यादा डैमेज हो जाए तो डेथ होती है। तो ये वायरस ने उसको वहां तकलीफ कर दी। वो वायरस हिंदुस्तान में आया भी नहीं और हमारी सरकार ने नकल करके मास वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। आपको मालूम है गांव गांव हेपेटाइटिस बी के कैंप लगते थे, इंजेक्शन लगवाओ, 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, 500 रुपए दो, और ऐसे पागल लोग आ गए इस देश में। बैंक में काम करने वाले सबको लगाओ इंजेक्शन, बीमा कंपनी में काम करने वाले सबको लगाओ, कॉलेज में पढ़ाने वाले उनको भी लगाओ, पढ़ने वाले उनको भी लगाओ। रोज टीवी पे विज्ञापन आ रहा है कि भाई लगवा लो नहीं तो मर जाओगे, ये बीमारी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। मजे की बात, वो वायरस अभी पहुंचा ही नहीं है भारत में और धंधा शुरू हो गया। वायरस पहुंचा नहीं, धंधा शुरू हो गया। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को कहा कि आपके पास कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आए तो जरा मुझे बताओ। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? मैंने कहा भारत में बहुत सारी दवाएं हैं आयुर्वेद में, मैं देखना चाहता हूं, टेस्ट करना चाहता हूं कि वो वायरल डिसीज जो सबसे खराब आप बनाते हैं, एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं एड्स का आदमी तो 10-12 साल में मरता है, हेपेटाइटिस बी का 2-3 दिन में मर जाता है, इसलिए खतरनाक है। तो मैंने कहा हम जानते हैं, हमारे घर में एक बहुत अच्छी दवा है जिसको तुलसी कहते हैं, तुलसी एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, मुझे बताना। मैंने कम से कम सैकड़ों डॉक्टरों को बोला होगा, आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये हमारे पास पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का, क्योंकि वो वायरस आया ही नहीं। और मेडिसिन सबको दे दिया सरकार ने। बहुत लोगों ने ठुकवा लिए इंजेक्शन अपने अंदर, अपने बच्चों को भी ठुकवा दिए उन्होंने। वायरस कभी आएगा मालूम नहीं, और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने का चांस नहीं। क्यों चांस? इसलिए नहीं कि वो यूरोप से भारत अगर ट्रेवल करे तो 20,000 मील की दूरी है, इतना वो ट्रेवल कर नहीं सकता, बीच में ही मर जाएगा। तो फिर ये तमाशा क्यों फैलाया पूरे देश में? आपने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाओ, ये करो, ये करो, ये करो। टेक्नोलॉजी का अंतर अगर नहीं जाने ना तो ये दुष्परिणाम आता है। और इससे भी ज्यादा एक और खराब बात बताता हूं। आजकल एक पोलियो वैक्सीनेशन चल रहा है, मास वैक्सीनेशन चल रहा है। एक एक बच्चे को 5-5 बार दे दिया, 6-6 बार दे दिया। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 10 बार पी चुके हैं डोज, और फिर भी अमिताभ बच्चन के पेट का पानी जो है ना बार बार हिलता रहता है। रोज टीवी पे आके चिल्लाता है और दे दो, और दे दो, और दे दो, छोड़ो मत इसको। क्या गजब है। ये जो मास वैक्सीनेशन है ना, मैंने फिर आपसे कहा, ये उन देशों के लिए जरूरी है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो वायरल ग्रोथ बहुत है, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत है। तो यूरोप में मास वैक्सीनेशन होता है पोलियो के लिए, लैटिन अमेरिका में भी कुछ देशों में होता है, भारत में जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां तो सूर्य का प्रकाश ही है जो सबसे बड़ी रक्षा करता है आपकी। अब पता है इसमें वैक्सीनेशन में करते क्या है? वो जिस वायरस से पोलियो होता है उसी को बच्चे के शरीर में डाल रहे हैं, सेम वायरस। भारत में होता नहीं तो यूरोप से मंगा रहे हैं, पोलियो के सभी डोजेज यूरोप से आ रहे हैं, भारत के बच्चों में वो वायरस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उनका तर्क क्या है? वो लोहे को लोहा काटता है, वो पुराना जो तर्क है ना केमिस्ट्री का है, पता नहीं फिजिक्स का कहाँ का है, लेकिन ये तर्क है कि जब हम वायरस इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका एंटीवायरस डेवलप होगा शरीर में, और वो बाहर से आने वाले पोलियो के वायरस को मार डालेगा। और मैं कभी कभी पूछता हूं कि मान लो वो बाहर वाला नहीं आया तो? ये तो हम हाइपोथेसिस में बात कर रहे हैं ना कि बाहर से वायरस आएगा, बच्चे के शरीर में एंट्री करेगा तो एंटीवायरस जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको मार डालेगी, लेकिन वो आया ही नहीं, एंट्री ही नहीं किया तो क्या करेगा? ये जो अंदर वायरस पैदा हो गए ये क्या करेंगे फिर? ये शांति से बैठेंगे? क्योंकि वायरस कभी भी कहीं शांति से बैठता नहीं, जहां भी है, बॉडी में है या बॉडी के बाहर, खुरापात है उसकी चालू रहती है।
तो बच्चे में आपने डाल दिया वायरस, अब बाहर से गया नहीं अंदर, अंदर वाले ने एंटीवायरस डेवलप किया, तो जरूर वो बच्चा बीमार पड़ेगा, उसको फिर कोई डॉक्टर नहीं बचा सकेगा, और वो इतना गंभीर बीमार पड़ेगा कि शायद इसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन भी नहीं होगी, क्योंकि वो मेडिसिन बनाने के लिए फिर वही वायरस लगेगा, और वो हमारे पास होगा नहीं, तो हम मेडिसिन कहां से लाएंगे? तो हो सकता है कि आज जिन बच्चों का हमने मास वैक्सीनेशन किया, कल उनकी मास डेथ भी हो सकती है, फिर हम अपना सिर पीटेंगे, हाय हाय ये क्या हो गया। बिना अकल के जो नकल करे ना, ऐसे ही होता है। अब यूरोप और अमेरिका में वो मजबूरी है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के ध्यान में जो बातें लाना चाहता हूं वो ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से होती है, जरूरत किसी दूसरे देश की वही हो ये आवश्यक नहीं है। हमारी जरूरतें अलग हैं, यूरोप की अलग है, उनकी जरूरतें हमारी नहीं हो सकती, हमारी उनकी नहीं हो सकती। तो जरूरत के हिसाब से जो बने वो टेक्नोलॉजी है, और जो जरूरत के हिसाब से ना बने वो सब कचरा है, टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ध्यान में रखने की बात है। और आप सब इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, तो मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आप जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लें तो कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम करें तो ध्यान रखें वो भारत की जरूरत की है या नहीं। अगर वो टेक्नोलॉजी अपने देश की जरूरत नहीं है तो कभी भी उसको आगे ना बढ़ाएं, और अगर उस देश की जरूरत है तो पूरी ताकत से उसमें लग जाएं, शायद देश का भला हो जाए। अब जैसे एक दो और छोटे उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है इस समय गरीबी, और गरीबी का कारण है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हो, बेरोजगारी बढ़ती हो और गरीबी भी बढ़ती हो, तो वो हमारे लिए अभिशाप हो जाएगी टेक्नोलॉजी। आप भविष्य में जब काम करने के लिए तैयार हों तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का काम न करें जो इस देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ाती हो। आप टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करें जो रोजगार पैदा करती हो। आप बोलेंगे जी कैसे समझ में आएगा? एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए एक टेक्सटाइल मशीन बनानी है। आप में से जो मैकेनिकल के होंगे वो इस बात को थोड़ा जल्दी समझेंगे। हमको एक मशीन डिजाइन करनी है, और ऐसी मशीन डिजाइन करनी है जिस पर 1 करोड़ मीटर कपड़ा एक दिन में बने। कल्पना करो, तो वो मशीन कैसी होगी? बहुत मेगा मशीन होगी, लार्ज स्केल की होगी, एनर्जी कंजम्पशन बहुत होगा, इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होगा, वगैरह वगैरह। अब वो एक मशीन भीलवाड़ा में चले तो 1 करोड़ मीटर कपड़ा हर दिन में बनाएगी, तो भीलवाड़ा की छोटी मशीनें सब बेकार हो जाएंगी, और अगर वो बेकार हुई तो उन पे काम करने वाले लोग बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक ही मशीन एक दिन में इतना कपड़ा बना देगी जितनी 100 मशीनें बना रही हैं। तो वो 100 मशीनें तो आउटडेटेड हो गई, एक मशीन प्रोमिनेंट है। अब वो मशीन भारत के हर उस शहर में लग जाए जहां कपड़ा बनता है तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आपने एक मशीन डिजाइन करके दे दिया देश को जिसने लाखों लोगों को जॉबलेस कर दिया। अब आप पीठ थपथपाएंगे कि हमने तो बड़ा भारी काम किया टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि छोटी छोटी मशीन डिजाइन करें, और इतनी छोटी मशीन डिजाइन करें जो एक दिन में 1000 मीटर कपड़ा बनाए, 500 मीटर कपड़ा बनाए, ताकि एक ही गांव में 10 मशीनें लगें, 20 मशीनें लगें, ताकि ज्यादा लोगों को उस पर रोजगार मिले। अंतिम लक्ष्य तो कपड़ा ही बनाना है ना। अब ये चॉइस हमारी है कि हम बड़ी मशीन पे बनाते हैं या छोटी मशीन पे। अगर छोटी मशीन पे कपड़ा बनता है तो ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, ज्यादा लोगों को काम मिलता है तो गरीबी कम होती है, गरीबी कम होती है तो परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ती है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ेगी तो और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, और ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी, और ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो हम कोई ऐसी मशीन डिजाइन करें जो छोटी हो, मिनिस्क्यूल लेवल पे काम करे, और वो ज्यादा लोगों को रोजगार दे। आज इंजीनियरिंग के सभी विद्यार्थियों के सामने यही चुनौती है कि वो भारत को कैसी टेक्नोलॉजी विकसित करके दें। छोटी छोटी टेक्नोलॉजी में अगर हम जाएंगे तो शायद इस देश का ज्यादा भला कर पाए। हमारे जो राष्ट्रपति हैं ना, आजकल बहुत बहुत चिल्लाते रहते हैं, भाई नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी माने मिनिस्क्यूल लेवल की टेक्नोलॉजी। और राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में तो यही टिकने वाली है नैनो टेक्नोलॉजी। ये बड़ी टेक्नोलॉजी वाले तो सब डूबने वाले हैं।
क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, खर्चा बहुत है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत है, वगैरह वगैरह। और नैनो टेक्नोलॉजी में खर्चा बहुत कम है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है और वातावरण के काफी कुछ अनुकूल है। और हमारे राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक विकसित देश बनाना है, तो उसका रास्ता तो यही है कि हम स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करें। तो आपको जिस इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने का मौका मिले, भविष्य में ये जरूर याद रखना कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाएं जो ज्यादा रोजगार दे, ज्यादा लोगों को काम पे लगाए। जो देशों ने अपने लोगों को काम दे दिया, बेरोजगारी को खत्म कर दिया, उसी देश की ग्रोथ रेट हो पाती है रियल, जैसे चीन ने किया। चीन एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में एक सिद्धांत बनाया, मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाई मासेस। उत्पादन तो बहुत करना है, लेकिन अधिक लोगों की मदद से। थोड़े लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे, थोड़े लोगों की गरीबी दूर होगी। ज्यादा लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप ध्यान रखिए, आप भी बेरोजगार हैं और आप सभी को रोजगार की जरूरत है। तो आप अपने हाथों से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके ही पैर कट जाए। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ना अपना समय खर्च करें जिसमें आपका भी रोजगार खत्म हो जाए। यूरोप और अमेरिका की तो दूसरी प्रॉब्लम है, उन्होंने ये जो हाई स्केल टेक्नोलॉजी बनाई है, मेगा प्रोजेक्ट्स लाई हैं, बड़ी मशीनें लाई हैं, क्योंकि उनके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो और भी कम है। यूरोप में कुछ देश तो ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे आदि आदि, वहां 100 आदमी मर जाते हैं तो एक ही पैदा होता है। उनके यहां हमेशा 99 की कमी रहती है। इसलिए वहां की सरकार रोज अभियान चलाती है, ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो। फ्रांस में तो एक बच्चा ज्यादा होने पर 4000 फ्रैंक का पुरस्कार मिलता है। 4000 फ्रैंक आप समझते हैं, आज के भारत के 56 रुपए के बराबर। 4000 में 56 का गुणा करो, इतना इनाम मिलता है अगर एक ज्यादा बच्चा पैदा करे। और तीसरा हो गया तो प्रमोशन मिल जाता है। अगर आप क्लर्क हैं तो सुपरिंटेंडेंट बना दिए जाएंगे, सुपरिंटेंडेंट हैं तो आपको इंचार्ज बना दिया जाएगा। वो लगे हैं इस बात में क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उनको टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी पड़ती है जो कम लोगों को काम पे लगा सके। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, इसलिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो ज्यादा लोगों को काम दे सके। ये मेरा आपसे विनती है। और चलते चलते एक आखिरी बात, जहां से व्याख्यान मैंने शुरू किया था कि आज भारत देश के वंदे मातरम गान का 100वां वर्ष है। हालांकि 100वां वर्ष तो 1975 में होना चाहिए, लेकिन सरकार ने माना कि हम मानेंगे 1905 और 6 से, तो चलो ठीक है 2005 2006। अब अगले साल भर तक वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। वंदे मातरम गान मैंने बताया किस उद्देश्य के लिए आया था, बंगाल का विभाजन रोकने के लिए। और भारत के एक बड़े क्रांतिवीर लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नारा भी वंदे मातरम दिया था। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था बंगाल के विभाजन के विरोध में, और उस वंदे मातरम ने पूरे देश में एक लहर पैदा की थी। गांव गांव लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जला दिए थे, अंग्रेजी सामान बहिष्कार किया था। अंग्रेजों की हर चीज घर में से निकाल कर फेंको तो अंग्रेज सरकार यहां से जाएगी। ये बात जब लोकमान्य तिलक ने समझाई तो सबने मान लिया था। तो ये सन 2006 है ना, ये वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष है और स्वदेशी आंदोलन का भी शताब्दी वर्ष है। अभी शताब्दी वर्ष में वंदे मातरम की इज्जत हम बनाए रखे हैं, सम्मान बनाए रखे हैं, तो उसके लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें जो उन क्रांतिकारियों ने किए जिन्होंने वंदे मातरम को अपना गाना बनाया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि 1905 और 6 में वंदे मातरम और स्वदेशी की जितनी जरूरत थी 2005 और 6 में भी उतनी ही जरूरत है। 1905 और 6 में ये वंदे मातरम और स्वदेशी आंदोलन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आज हमारे भारत में सन 2006 है, 4500 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं। फिर से इस स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है। 4500 जो विदेशी कंपनियां आई हैं, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब 4500। इन विदेशी कंपनियों ने हमारे देश को वैसे ही लूटना शुरू किया है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सामान भारत में बेचती थी, मुनाफा लेके इंग्लैंड जाती थी। आज ये विदेशी कंपनियां हैं, वो भी भारत में सामान बेचती हैं, मुनाफा लेके अपने देश में जाती हैं। हमारे देश का लाखों करोड़ों रुपए विदेश जा रहा है। और ये जो 4500 विदेशी कंपनियां हैं, इनके कुछ नाम हैं जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गाइगी, सैंडोज, बाटा, हेक्स्ट आदि आदि।
मेरा आपसे निवेदन है कि ये वंदे मातरम गाने वाले जो भारतवासी थे वो सब अंग्रेजी माल का बहिष्कार करते थे, तो आप वंदे मातरम गा रहे हैं तो इन विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें, इनका सामान मत खरीदें क्योंकि ये खरीदेंगे और हम वंदे मातरम गाएं, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, चलेगा नहीं। हम वंदे मातरम के बाद भारत माता की जय बोलते हैं, तो भारत माता की जय हो इसके लिए जिंदगी में कुछ करिए। खाली जय बोलने से काम नहीं चलेगा, भारत माता की जय सच में हो तो कुछ करिए। तो भारत माता की जय करने के लिए सबसे सरल काम है कि ये विदेशी कंपनियां जो बहुत सारा पैसा लेके जा रही है इसको रोकिए, और अगर ये पैसा हमने रोक लिया तो इसी पैसे से भारत का बहुत विकास हो सकता है। तो विदेशी वस्तुएं मत खरीदिए, माने पेप्सी कोला, कोका कोला मत पीजिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं में तो क्वालिटी है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे कई बार समझा चुका हूं कि टेक्नोलॉजी अच्छी और बुरी नहीं होती है, एप्रोप्रिएट होती है। उनके लिए हो सकता है पेप्सी कोला बहुत अच्छा हो, यूरोप और अमेरिका के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि उनको पेप्सी कोला पीने से ही शायद कोई काम होता हो अच्छा। जैसे वो सब लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा और बर्गर समझते हैं, सड़े मैदे से बना हुआ खाद्य पदार्थ, फर्मेंटेड मैदा। अब फर्मेंटेड मैदे को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड की बहुत जरूरत है जिसका नाम है फास्फोरिक एसिड, और फास्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में बहुत होता है, इसलिए शायद उनको पीने की जरूरत पड़ती हो पेप्सी कोक की। भारत में नहीं है, भारत में तो हम ज्यादा पिज्जा बर्गर खाते नहीं है, जो खाते हैं वो ध्यान रखें कि फास्फोरिक एसिड गर्म देश के लोगों को अच्छा नहीं है। ठंडे देश के लोग फास्फोरिक एसिड पिए तो कोई बात नहीं है, गर्म देश वाले पिएंगे तो कैंसर से मर जाएंगे। और भारत में तो फास्फोरिक एसिड के दो ही उपयोग होते हैं, या तो वो पेप्सी कोक में डाला जाता है या उससे हार्पिक बनता है। और हार्पिक की क्वालिटी क्या है वो आप सब जानते हैं, उससे टॉयलेट साफ होता है। और हार्पिक में जितना फास्फोरिक एसिड है ना उतना ही पेप्सी कोक में है। एक बार मैंने हार्पिक का पीएच वैल्यू निकाला डिजिटल पीएच मीटर से, वो 2.4 आता है। फिर मैंने पेप्सी का पीएच वैल्यू निकाला, वो भी 2.4 आता है। तो मैंने सोचा पेप्सी इज इक्वल टू हार्पिक, हार्पिक इज इक्वल टू पेप्सी, तो हार्पिक से टॉयलेट साफ हो सकता है, पेप्सी से भी होना चाहिए। तो मैंने करके देखा और बहुत अच्छा साफ हुआ। एक बार मैंने क्या किया, 1 महीने तक मेरे घर का टॉयलेट साफ नहीं किया तो वो गंदा गंदा, बहुत गंदा, इतना गंदा कि उसमें पीला पीला कचरा जमा हो गया। फिर मैं 1 बॉटल पेप्सी लाया, टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया, 2 मिनट के बाद पानी से धोया तो एकदम झकाझक सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट, नीट एंड क्लीन। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। आमिर खान कहता ठंडा मतलब कोका कोला, वास्तव में है वो टॉयलेट क्लीनर। अब हम वो टॉयलेट क्लीनर पिए घटाघट घटाघट, और अकेले नहीं पिए, घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाएं। एक तरफ हम कहते हैं मेहमान देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते, अच्छा नहीं है। और आप ध्यान से टेलीविजन न्यूज देखते, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आया कि पेप्सी कोक में पेस्टिसाइड्स मिले हुए, और पता है कौन से पेस्टिसाइड, डीडीटी देखा, वो मच्छर मारने के काम, वो पेप्सी कोक में है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड माने गेमेक्सिन पाउडर, जो हर कीचड़ पर डाला जाता है कीड़े मारने के लिए। फिर क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस माने किसानों के खेत में जब कोई कीड़ा लगे तो उसको स्प्रे करते हैं। डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, ऐसा जहर मिला के पेप्सी तैयार होता है। और जिन वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया वो ये कहते हैं कि पेप्सी की 1 बोतल रोज पियो तो 7 साल में कैंसर से डेथ हो सकती है, और कैंसर भी इंटेस्टाइन में। कई वैज्ञानिक तो ये तक बोलते हैं कि पेप्सी कोक का 1 इंजेक्शन माने 10 मिलीलीटर पेप्सी किसी को ब्लड में इंजेक्ट कर दो तो 15 मिनट में हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि अगर कोई गर्भवती मां 2 बोतल कोका कोला पिए तो गर्भ में जो शिशु है ना वो विकलांग पैदा होगा। कुछ वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि पेप्सी कोक की 2-2 बूंद अगर आंख में डाल दो तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, और अगर दांत डाल दिया पेप्सी की बोतल में तो दांत गल जाता है। दांत कभी भी किसी चीज में नहीं गलता, किसी भी एसिड में दांत नहीं गलता फास्फोरिक एसिड को छोड़कर। आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खराब है, उसमें भी दांत नहीं गलता, सल्फ्यूरिक एसिड में भी दांत नहीं गलता, सिर्फ फास्फोरिक एसिड, और फास्फोरिक एसिड ही है पेप्सी कोक में मिला है। तो मत पीजिए इसको, अच्छा नहीं। तो आप बोलेंगे क्या पिए, गन्ने का रस, मौसम्मी का रस,
दही की लस्सी, गाय का दूध, संतरे का रस। दही की लस्सी, गाय का दूध ना मिले तो घड़े का पानी सबके पास है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट उसके नहीं, तो उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। और जितना बने टीवी पे एडवर्टीजमेंट देख के कुछ मत खरीदिए। उदाहरण के लिए फेयर एंड लवली, हाँ बहुत लोग कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, क्या है वो गोरापन लाती है। आप जरा सोचो फेयर एंड लवली से सब गोरे होते तो अफ्रीकन लोग काले क्यों हैं अभी तक। और एक बार इसका परीक्षण करने के लिए मैंने क्या किया, एक भैंस को 4 साल फेयर एंड लवली लगाया, रगड़ रगड़ के लगाया, आज तक गोरी नहीं हुई, काली की काली। आप जानते हैं कि स्किन का कलर काला या गोरा होना ये ब्लड में मिले हुए केमिकल से होता है जिसको मेलेनिन कहते हैं। और मेलेनिन जो है ना डीएनए से फिक्स होता है, और डीएनए माता पिता से फिक्स होता है, इसलिए कोई स्किन अपनी चेंज नहीं कर सकता कभी भी। लाइफ में कोई काम करिए स्किन कलर चेंज नहीं होगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया में। मेरा एक दोस्त था, वो तमिल लोग कितने काले होते हैं आप सब जानते हैं, उल्टा तवा रख दो इतने काले होते हैं, तो वो भी ऐसा ही है, रोज फेयर एंड लवली रगड़ता था, दिन में 3-3 बार। मैंने कहा भाई अभी तुमको 7 साल हो गए, कब बंद करोगे इसको? उसने कहा गोरापन नहीं आ रहा है। मैंने कहा 70 साल में भी नहीं आएगा। तो उसने कहा यार मेरे घर में भी यही समस्या है, वो भी सब रगड़ते हैं, वो भी गोरे नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा कितने दिन और वेट करोगे? तो एक दिन उसको लगा कि अब बंद करना है। मैंने कहा पहले केस करो इसके खिलाफ। तो मद्रास हाई कोर्ट में उसने केस फाइल किया और उसने अदालत में कहा कि मैं इतने साल से ये क्रीम लगाता हूं, आज तक गोरा नहीं हुआ, और ये रोज विज्ञापन करते हैं कि इससे गोरापन आता है, मुझे हर्जाना दिलवाइए और मुझे जो नुकसान हुआ है वो भी। बहुत इंटरेस्टिंग केस था। अदालत ने नोटिस इशू किया, कंपनी के अधिकारी आए, उनको पूछा गया कि आप इसमें क्या केमिकल मिलाते हैं जो काले रंग को गोरा बनाए? तो उन्होंने कहा इसमें कुछ केमिकल नहीं है, ये सिंपल क्रीम है। तो फिर आप ऐसा क्यों विज्ञापन करते हैं? तो उनका भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है झूठ बोलने का, तो हम बोल रहे हैं। तो अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, तो पूरे तमिलनाडु में फेयर एंड लवली बंद हो गया। अब वो विज्ञापन करते हैं अखबार में, तो कहते हैं फेयर एंड लवली नॉट फॉर सेल इन तमिलनाडु, लेकिन वो भीलवाड़ा में बिकता है। और हम में से बहुत लोग रगड़ रगड़ के लगाते हैं और फिर सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। स्मार्टनेस क्रीम से नहीं आती, पाउडर से भी नहीं आती, स्मार्टनेस गुण, कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे करिए, कर्म अच्छा बनाइए, आप बहुत स्मार्ट हो जाए। ये कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल मत करिए। और फालतू ये जो टूथपेस्ट वगैरह के विज्ञापन आते हैं, कॉलगेट वगैरह, ये भी मत करिए, क्योंकि कॉलगेट के बारे में आप एक सच्चाई नहीं जानते। दुनिया में सबसे बड़ी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। वो कॉलगेट के रैपर पे अमेरिका में वार्निंग प्रिंट करते हैं, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और कॉलगेट के बारे में जो वार्निंग प्रिंट होती है वो ऐसे होती है, प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 years। माने इस टूथपेस्ट को 6 साल से कम उम्र के बच्चों को मत दो। फिर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर। माने गलती से बच्चे ने ले लिया तो हॉस्पिटल लेके जाओ। इफ यू आर एडल्ट देन टेक द पेस्ट ऑन योर ब्रश ओनली इन पी साइज एट योर ओन रिस्क। आप अगर बड़े आदमी हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में ब्रश पर पेस्ट लगाओ और अपनी जिम्मेदारी पे लगाओ, सरकार जिम्मेदार नहीं, अगर मरते हो तो मर जाओ। और ये वार्निंग वो प्रिंट करते हैं क्योंकि कॉलगेट कैंसरस है। और सभी डेंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ कॉलगेट ही नहीं, मैक्सिमम टूथपेस्ट कैंसरस है, क्योंकि सभी टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट मिलाया हुआ है, जिसकी मात्रा मैंने आपको बताई। 1 लीटर खून में 0.05 मिलीग्राम अगर SLS है तो कैंसर